नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है और जैसा कि आप सबको पता है डेली बेसिस पे मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स जो है वो लेकर के आता हूँ यूपीएससी, सीएससी, आईएएस के लिए। और जो हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सब पे बेस्ड होते हैं, इन सब पे आधारित जो है वो करंट अफेयर्स हमारे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कौन से 5 अक्टूबर के कौन से हमें करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं। 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? श्यामजी कृष्ण वर्मा है, भारतीय मोर है, अंटार्कटिका में समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या है? अंटार्कटिका में समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। मित्र शक्ति अभ्यास है। नेक्स्ट है एस्ट्रो रोबोट, विश्व पशु दिवस, एसडीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, एसडीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, और यू का मतलब होता है अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन, और यू का मतलब क्या होता है? अर्बन। इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है, द्वितीय चरण इसका शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा ये व्यक्ति का नाम है और ये जापान के क्या बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं, जापान के नए पीएम बने हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावास दिवस। तो विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पर्यावास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबिटेट कह देते हैं। पेंडोरा पेपर्स लीक, पेंडोरा पेपर्स लीक आजकल काफी चर्चाओं में। ठीक है, जैसे इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आ रहा है, ठीक है, अनिल अंबानी का नाम इसमें आया है, तो बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें आया है। बेसिकली क्या होता है कि विदेशों में ट्रस्ट बना देते हैं, उसमें ऐसा पैसा जिसपे टैक्स लगा सकता है, भारत में जिस पैसे पे टैक्स लग सकता है, उस टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे लोग? आप उस टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं? अपने पैसे को दूसरी जगह, ठीक है, जो है वो क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। ठीक है, तो पैसे को, तो वो है फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2021। फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, 2021 का मिला है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। और लास्ट जो हम देखेंगे वो है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम, ये भी काफी चर्चाओं में है। ठीक है, तो इन सब न्यूज के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती 4 अक्टूबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। तो प्रधानमंत्री जी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी जयंती 4 अक्टूबर थी, तो 4 अक्टूबर को उनको क्या की? श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 कब जन्म हुआ है आपका? 4 अक्टूबर 1857 को हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ। वह बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रेरित थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना। तो लंदन में आपने किसकी स्थापना की? सबसे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडिया हाउस की स्थापना की, और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की भी आपने स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस ने ब्रिटेन में युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित करने की दिशा में काम किया। और जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है वो, और जो इंडिया हाउस है, दोनों ने ही क्या किया? ब्रिटेन में जो जो भी भारतीय लोग रह रहे थे, उन भारतीय युवाओं को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, भारत को आजादी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए काम किया। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष हुए। तो आर्य समाज की स्थापना तो मुंबई में की थी, उस समय तो बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष बने श्यामजी कृष्ण वर्मा, बॉम्बे आर्य समाज के। उन्होंने वीर सावर को प्रेरित किया, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य बने। वर्मा ने भारत के कई राज्यों के दीवान के रूप में भी काम किया, कई राज्यों के दीवान के रूप में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने जो है काम किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को तो सब जानते हैं, कोई हिंदू सुधार संगठन का एक इसके संस्थापक थे। वह लंदन में बैरिस्टर थे। की बात हो रही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात हो रही है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में बैरिस्टर थे। 1905 में आपका देशद्रोह का आरोप लगा, और देशद्रोह का आरोप लगा, ठीक है, और उस संस्था के द्वारा इनकी वकालत पे क्या लगा दी गई? इनको वकालत करने पर रोक लगा दी गई। हालांकि अभी बाद में अंग्रेजों ने ये स्वीकार किया कि हमने गलत लगाई थी। ठीक है, इनर टेम्पल क्या था? लंदन में बैरिस्टर और जजों के लिए 4 पेशेवर संघ में से एक था। 2015 में इंग्लैंड ने यह माना कि वही श्यामजी कृष्ण वर्मा के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी और उन्होंने ये गलत किया था। अब चूंकि इंग्लैंड में उनके साथ काफी कुछ गलत हो गया, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे कार्य क्या कर दिए? इंग्लैंड से पेरिस स्थानांतरित कर लिए, यानी कि वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड से पेरिस चले गए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में चले गए, यानी कि पेरिस से भी कहाँ चले गए? जिनेवा चले गए। और शेष जीवन उन्होंने अपना कहाँ बताया? इंग्लैंड के जिनेवा में ही बिताया। 30 मार्च 1930 को आपका निधन हो गया। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में। ठीक है, तो इसलिए मेंस में भी पूछा जा सकता है, कोई बात है नहीं। बाकी पीटी के लिए स्पेशल न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है भारतीय मोर, इंडियन पी फाउल। ठीक है, ये भी पीटी स्पेशल न्यूज है। हाल ही में केरल में पी फाउल
यानी भारतीय मोर ने एक शख्स को टक्कर मारा। तो हाल ही में केरल में क्या हुआ, मोर की एक शख्स से टक्कर हो गई, जिस बाद शख्स की मौत हो गई। इस घटना ने केरल में भारतीय मोर की बढ़ती आबादी को प्रकाश डाला, जिससे पता चल रहा है कि केरल में भारतीय जो मोर है इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। पी फाउल किसको कहते हैं, मोर की जो जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी प्रजातियों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, पी फाउल कहते हैं। इसके अलावा जो पीकॉक होता है, PEACOC के पीकॉक मादा मोर होता है, उसको क्या कहते हैं, मादा मोर को कहते हैं पी है, ठीक है। और यानी कि साथ में एक साथ बोलना हो तो क्या बोलना होगा, पी फाउल, PEAFOWL, इंडियन पी फाउल यानी कि भारतीय मोर। जो भारतीय मोर है, जो पी फाउल है, ये कौन से पर्व, इसको वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, पावोप्टिस्टेटस। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावोप्टिस्टेटस इसका नाम है। और ये कौन से परिवार से संबंध रखता है, फासी यानिडे परिवार से संबंध रखता है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं। तो फासी यानिडे जो है ये कौन सा परिवार है, ये तीतर परिवार है, ठीक है। जो तीतर होता है ना जिस परिवार में, तो इसमें और कौन कौन से होते हैं, इसमें घरेलू मुर्गी शामिल है, मोर शामिल है, तीतर शामिल है, बटेर शामिल है, ठीक है, जंगली मुर्गा इसमें शामिल है, तीतर इसमें शामिल है। तो ये सब कौन से परिवार में आते हैं, फासी यानिडे परिवार में आते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका में कौन सा मोर पाया जाता है, नीला या भारतीय मोर पाया जाता है। नीला या भारतीय मोर कहाँ पाया जाता है, नीला या भारतीय मोर मोर भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। नीला या भारतीय मोर कहाँ पाया जाता है, भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। हरा या जावाई मोर, हरा या जो जावाई मोर होता है, जावाई मोर को हम क्या कहते हैं, पावो म्यूटिकस। ये कहाँ का पाया जाता है, म्यांमार, बर्मा और जावा में जो है ये पाया जाता है। तो ये है भारतीय मोर के बारे में। और कुछ जानकारी भारतीय मोर के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है जो ये भारतीय मोर होता है, ठीक है। मूलतः ये कहाँ पाया जाता है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मध्य केरल में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये मध्य केरल में पाया जाता है। इसके बाद मध्य केरल के बाद कहाँ मिलता है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम केरला में। केरला में ही मिलेगा, लेकिन केरला में कहाँ मिलेगा, केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से में, और इसके अलावा उत्तर पश्चिम हिस्सों में ये मिलता है। केरल में तकरीबन 19% क्षेत्र इस प्रजाति का आवासीय क्षेत्र। केरल का जो 19% जो क्षेत्र है वो इस प्रजाति का यानी कि मोर का क्या है, आवासीय क्षेत्र है। यह वर्ष 2050 तक 40 से 50% तक बढ़ सकता है। यानी कि मोर की जो प्रजाति है, जो मोर की जो संख्या है वो केरला में क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। केरला में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि जो है वो हो रही है। ये मुख्यतः जंगल के किनारों और खेती वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ना तो मेन जंगल में मिलते हैं, ठीक है, ये मेन मुख्य रूप से क्या होते हैं, मेन जंगल में नहीं मिलते, बल्कि ये कहाँ मिलते हैं, जंगल के किनारों पर खेती वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब इनसे मोरों से नुकसान क्या हो रहा है, मोरों से नुकसान क्या हो रहा है, वो ये धान के बीजों को नष्ट कर देते हैं और मानव पशु संघर्ष का कारण बनते हैं। ये क्या करते हैं, धान के बीजों को नष्ट कर देते हैं। ये खेतों में जाते हैं, धान के बीजों को कई बार नष्ट कर देते हैं और मानव पशु संघर्ष का कारण बनते हैं। इसके अलावा केरल में जो मोरों की जो आबादी बढ़ रही है, ये जलवायु परिवर्तन का भी संकेत दे रही है। इससे परिवर्तन लगाया जा रहा है कि भाई जो केरला की जो नम जलवायु है वो धीरे धीरे शुष्क परिस्थिति में बढ़ रही है। अब इसकी संरक्षण की स्थिति देखी जाए तो ये IUCN में आता है और IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक में आता है, लीस्ट कंसर्न इसको इंग्लिश में कहेंगे। 73 की किसमें आएगा, अनुसूची 1 में आएगा। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किसमें आता है, अनुसूची 1 में। तो ये हो गया आपका भारतीय मोर। भारतीय मोर को क्या कहते हैं, इंडियन पी फाउल। नर मोर को कहेंगे पीकॉक, मादा मोर को कहेंगे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिक में समुद्री संरक्षित क्षेत्र, यानी कि जैसे हम जंगलों के लिए जंगल के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, वैसे ही समुद्र में भी समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की बातचीत आजकल चल रही है। भारत ने अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए और पूर्वी अंटार्कटिक एवं बेरियल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्र करने के लिए अपना समर्थन दिया है। यानी कि यूरोपीय संघ ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि भाई जो अंटार्कटिक का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जो पूर्वी अंटार्कटिक है और जो बेरियल सागर है उनको क्या किया जाना चाहिए, समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। तो भारत ने भी इसको समर्थन कर दिया कि नहीं भाई बिल्कुल घोषित किया जाना चाहिए, इसको कौन सी गलत बात है, ठीक है। तो क्या होता है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, वो हम देख लेते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक कुल महासागर क्षेत्र के लगभग 16वें हिस्से, यानी कि दुनिया में जितना भी पृथ्वी पर महासागरीय क्षेत्र है उसके 16वें हिस्से को कौन सा क्या कवर करता है, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कवर करता है। समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम किसी भी क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्र कर देते हैं तो वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक MPA के भीतर, MPA यानी कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र के भीतर उनको विशेष संरक्षण मिलता है, आवास करता है, या तो सीमित प्रतिबंधित होती है और कुछ गतिविधियां
पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। इसके लिए एक आयोग भी बनाया है और इसके लिए एक आयोग बनाने के ढांचे पर भी एक सहमति व्यक्त कर दी गई है कि नहीं भाई, अंटार्कटिक में जो समुद्री जीवित संसाधन है उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए और उनके लिए एक आयोग के ढांचे बनाने पर भी क्या कर दिया, सहमति व्यक्त कर दी है। ठीक है, क्या कर दिया, सहमति व्यक्त कर दी है। चलिए, तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अंटार्कटिका, ये हमारा क्या है, अंटार्कटिका है। और ये क्या है, पोल ऑफ इन एक्सेसिबिलिटी, साउथ पोल है, बोस्टन स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पे हो गया, अंटार्कटिक सर्किल ये है आपका। और ये आपका क्या है, इसकी बात चलाई जा रही है कि इसको समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने के बारे में विचार चल रहा है, चर्चा चल रही है। तो वर्तमान में दक्षिणी महासागर का केवल 5% हिस्सा ही सुरक्षित है। 2009 में दक्षिण ऑर्केनिक द्वीप समूह, 2016 में रॉस सागरीय के लिए यानी कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र के लिए पूर्वी अंटार्कटिक, बेरियल सागर और अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर विचार चल रहा है। जो एमपीएफ प्रस्ताव और संरक्षण होते हैं वो सिद्धांतों द्वारा संचालित होते हैं और भारत इन सम्मेलनों का, इन समझौतों का क्या रहा है, हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है और भारत ने इसीलिए इनका क्या किया, समर्थन किया है। ठीक है, चलिए, अब एमपी स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आखिर इनको बनाए जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों इनको बनाए जाने की बातचीत चल रही है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, महासागर अम्लीकरण, समुद्री बर्फ की सांद्रता में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव और चरम मौसम, नई और आक्रामक प्रजातियों के खतरों के साथ ही पेंगुइन जैसी स्थानिक समुद्री प्रजातियों हेतु खतरा है। अंटार्कटिक में ग्लेशियरों के पिघलने से तेजी से वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए जैसे फाइट्स ग्लेशियर है, जिसको सबसे बड़ा ग्लेशियर कुछ समय पहले कहा जा रहा था और वो टूट करके पिघल भी गया था। तो ये भी चर्चा चल रही थी कि भाई ये पिघल करके गिर गया। तो इन सब वजह से जो अंटार्कटिक है वहां पर समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की क्या चल रही है, चर्चा चल रही है या बातचीत जो है वो चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और। 2015 में नवीनतम 2015 में नवीनतम आधार यानी कि भारतीय अंटार्कटिक मिशनों की यदि हम बात करेंगे तो सब नवीनतम कौन सा बनाया गया है 2015 में, जिसका नाम हमने क्या रखा है, भारती रखा। इसका हमने क्या नाम क्या रखा है, भारती जो है हमने उसका नाम रखा है। इसके अलावा जो मैत्री भारत का एक दूसरा केंद्र है उसका भी भारत क्या कर रहा है, पुनर्निर्माण जो है वो कर रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। ठीक है, भारत का पहला कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी आपूर्ति हो रही थी, लेकिन अब नवीनतम बनाया गया है भारती। मैत्री भी है, गोवा में इसका संस्थान है जो अंटार्कटिक में रिसर्च वगैरह के लिए काम करता है। अब अंटार्कटिका के लिए कुछ संधि प्रणालियां बनी हुई हैं जिससे अंटार्कटिका में काम किया जाता है। कौन कौन सी समझौते हैं, अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक सीलों के संरक्षण के लिए एक अभिसमय बनाया गया लंदन 1972 में, और अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पे एक अभिसमय बनाया गया कैनबरा 1980। तो यह है कि भाई अब क्या हो रहा है, अंटार्कटिक जो महासागर है वहां पे बेरियल सागर है, पूरी अंटार्कटिक महासागर है, वहां पे समुद्री संरक्षित क्षेत्र बना रहे हैं ताकि वहां के जो जीवित जो संसाधन है उनकी सुरक्षा की जा सके और वहां पे जो जलवायु परिवर्तन का जो इतना इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं और आज की नेक्स्ट न्यूज है मित्र शक्ति अभ्यास। तो मित्र शक्ति अभ्यास के बारे में जान लेते हैं क्या है। भारत और श्रीलंका ने हाल ही में श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया। श्रीलंका का एक पूर्वी जिला है अम्पारा, वहां पे एक कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है, वहीं पे भारत और श्रीलंका की सेनाएं एक साझा युद्ध अभ्यास कर रही है, आतंकवाद विरोध कर रहे हैं और इसका नाम क्या दिया गया है, मित्र अभ्यास का नाम रखा गया है। ये 4 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा। ये 8वां संस्करण है इसका और ये इसमें इस बार 20 जवान अंतर संचालन कौशल, संयुक्त सामरिक संचालन और एक दूसरे की सेनाओं में जो भी अच्छी चीजें चल रही हैं उनको साझा करने के लिए चल रहा है। तो 8वां संस्करण है, 4 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को हर साल भारत या श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि एक बार भारत में, अगली बार श्रीलंका में, फिर भारत, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर श्रीलंका। इसका 7वां संस्करण तो 2019 में हुआ था, वो पुणे में आयोजित किया गया था। 20 वाला कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, 21 में हो रहा है। श्रीलंका के कौन से शहर में हो रहा है, श्रीलंका के अम्पारा शहर में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मित्र शक्ति अभ्यास के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट न्यूज आज की देखते हैं और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है उसका नाम है एस्ट्रो रोबोट। आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज का नाम क्या है, एस्ट्रो रोबोट। देखो ये रोबोट, ये ऐसा रोबोट है, आप आइए अमेजोन में। ठीक है, अब ये करेगा क्या, इसकी आंखें दिख रही हैं, ये आंखें नहीं, ये कैमरा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक बार पहचान करवा दो कि घर वाले कौन कौन से, तो पहचान जाएगा घर वाले कौन कौन से। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो पहचान जाएगा बाहर का है, वो बाहर के व्यक्ति से सवाल जवाब कर सकता है कि तुम घर में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। ये है घर में जो पालतू कुत्ते वगैरह है, बिल्ली वगैरह कुछ भी पालतू बना रखा है, उनकी पहचान कर लेगा और उनका भी ध्यान रख लेगा। आप इसको घर पे छोड़ करके चले जाओ, घर की सारा ध्यान रख लेगा ये।
ठीक है, चिट्ठी पत्री वगैरह आती है घर में तो ये रिसीव कर लेगा। तो मतलब ये छोटा सा रोबोट है कहने का मतलब, इसीलिए इसका नाम है एस्ट्रो रोबोट। अमेजोन पे उपलब्ध है, घर की निगरानी करेगा और बहुत जल्दी घरों में बिकने के लिए आ भी जाएगा, यानी कि लोग इसे खरीद सकेंगे, अपने घर में रख सकेंगे इस रोबोट को। देख रहे हो। तो हाल ही में अमेजोन ने अपने एस्ट्रो होम रोबोट का अनावरण किया, जिसे लोगों के घरों की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। एक रोबोट आपके घरों में आ सकता है आप चाहें तो, और करके कई सारे कामों में आपकी मदद भी करेगा। अब ये करेगा क्या, घर के पालतू जानवरों पर नजर रखेगा। घर पे मान लो कोई नहीं है और घर में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका एक स्मार्ट स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। और ये क्या करता है, लाइव वीडियो कैप्चर करता है, चेहरों को पहचान लेता है, चेहरों की जानकारी सुरक्षित रख लेगा, सारा सब कुछ ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो स्थानीय रूप से डेटा का सामना करता है, उनका ये कहना है कि भाई अब आपके इस बात का डर है कि यार इसमें तो हमारे घर की सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएंगी तो ऐसा तो नहीं अमेरिका वाले हमारे घर की सारी चीजें चोरी करते हैं, तो वो कहते हैं, अमेजन वाले कह रहे हैं नहीं, इसमें जो डेटा रहेगा ना वो केवल और केवल उस रोबोट में ही रहेगा, उस डेटा को हम चोरी नहीं करेंगे, हम उसको कहीं किसी क्लाउड में किसी सर्वर में सेव नहीं करेंगे, इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए चिंता का विषय तो है ही ना। क्या पता इसमें से कोई भी वीडियो चोरी कर ले, क्या पता कोई इसको हैक कर ले, ठीक है। तो भाई डिवाइस चोरी हो सकती है, हैक होने की संभावना है, अपराधी हमारे घर पे आ सकते हैं, और अपराधी इस रोबोट को हैक करके हमारे घरों में कुछ गलत सलत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का, इन सारी बातों का अभी इससे डर है, ठीक है, समझ में आ गया। 21 का खतरा है, अनुच्छेद 21 का खतरा, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, और आज की नेक्स्ट न्यूज है विश्व पशु दिवस। आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज कौन सी है, विश्व पशु दिवस है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंसान होने का फर्ज निभाओ, जानवरों के हित के लिए विश्व पशु दिवस मनाओ। तो दुनिया भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दुनिया भर में 4 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं दुनिया भर में विश्व पशु दिवस। जानवर आंदोलन के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, पृथ्वी को जानवरों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए। पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत किसने की, स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम था हेनरिक जिमरसन, उन्होंने की थी। 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी के स्पोर्ट्स पैलेस में पहला विश्व पशु दिवस आयोजित किया गया। तो दुनिया का पहला विश्व पशु दिवस कब आयोजित किया गया, 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी के स्पोर्ट्स पैलेस। किसने शुरुआत की थी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम था हेनरिक जिमरसन, इन्होंने की थी। चलिए आगे देखते हैं। देश में पशु संरक्षण को बढ़ावा देने और पशु प्रति क्रूरता को समाप्त करने के लिए भारत की यदि बात करेंगे तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम या जानवरों के उत्पीड़न को रोका जा सके। अधिनियम में क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान ही है, और साथ ही अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है। तो दुनिया भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 बना हुआ है, ताकि जानवरों के साथ कोई भी क्रूरता का व्यवहार न कर सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है SBMU का द्वितीय चरण। SBMU क्या है, SBM का मतलब है स्वच्छ भारत, क्या है, यू का मतलब है अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है शहरी, और रूरल का मतलब क्या होता है ग्रामीण। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM अर्बन 2.0 के द्वितीय चरण का क्या किया, शुभारंभ किया। तो क्या है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसके बारे में देख लेते हैं। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है किसी भी योजना का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बजट 2021-22 में इसको घोषित किया गया था, और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का दूसरा चरण है। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो ODF घोषित किया जाएगा, जो कि ODF घोषित तो हो ही चुके हैं। ODF घोषित होने के बाद में जो नगर पालिका जो भी ठोस कचरा उठाती है उसका 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। इसके उद्देश्य क्या किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को SBM अर्बन का पहला चरण शुरू किया गया था, और ये चरण कब तक चला था, 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक चला। और अब 2021 से कौन सा चरण शुरू किया गया, दूसरा चरण शुरू किया गया। इसमें 1.41 करोड़ लाख रुपए शुरू किया गया है, 5 वर्षों के रूप में इसको लागू घोषित करेंगे। 1 लाख से कम आबादी वालों को घोषित करेंगे ODF डबल प्लस। 1 लाख से कम आबादी वाले कस्बों का 50% से अधिक जल प्रमाणित करेंगे कि शुद्ध जल सबको मिल रहा है घरों में पीने के लिए। और कचरा मुक्त शहरों के लिए मिनी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और सभी वैधानिक कस्बों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त दर्जा दिया जाएगा। और जितने भी पुराने डंप साइट्स है, डंप साइट मतलब जहाँ पे नगर पालिका पहले कचरा डालती है उसको कहते हैं डंप साइट। दिल्ली में आपने देखा होगा डंप साइट बड़ी बड़ी है, तो उनका क्या किया जाएगा, बायो रिमेडिएशन किया जाएगा, यानी जो कचरा है उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन जो है वो मैनेजमेंट जो है वो किया जाए। सर सेकंड लाइन दोबारा बताना। देखो जितने भी शहर हैं
उनको ओडीएफ प्लस घोषित करेंगे। बड़े बड़े जो शहर है उनको तो ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है? एक तो खुले में कोई शौच नहीं कर रहा, सार्वजनिक स्थानों पे जो है वो कोई भी वो नहीं कर रहा, शौच वगैरह नहीं कर रहा, इवन टॉयलेट भी कोई नहीं कर रहा। ओडीएफ डबल प्लस का मतलब है कि खुले में कोई शौच भी नहीं कर रहा, टॉयलेट भी नहीं कर रहा, साथ ही जो कचरा है, ठीक है, जो भी नगर पालिका क्या करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करती है, उसको 100% रूप से वैज्ञानिक तरीके से उपचारित करके उसको कहते हैं ओडीएफ प्लस प्लस। ठीक है, चलिए अब एसबीएम अर्बन प्रथम की प्रगति देख लेते हैं कि भाई जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो था उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई थी, क्या क्या उसमें हमने अर्जित किया, क्या क्या हासिल उसने किया। तो हमने उसमें 4324 शहरों को एप्लीकेशन फिल, ठीक है, कोई खुले में शौच नहीं जाता, 4324 शहरों को। और 2016 में हमने क्या किया था, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया था। 4000 से अधिक शहरों को इसमें शामिल किया था और इसमें आप सबको पता है इंदौर टॉप पे रहा। ठीक है, और 2016 में एक डिजिटल शिकायत निवारण मंच की यदि कोई शिकायत आए तो उनको उन शिकायतों को हम निवारण कर सकें, शिकायत को दूर कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है फुमियो किशिदा। ये फुमियो किशिदा, ठीक है, तो ये पूर्व विदेश मंत्री थे, अब ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। कौन से देश के प्रधानमंत्री बन गए? जापान। ठीक है, ये कहाँ बन गए? जापान के प्रधानमंत्री बन गए। तो इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। ये कौन क्या होंगे? जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। वे प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन था? योशिहिदे सुगा थे, इनसे पहले शिंजो आबे थे। ये न्यूज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। बीते दिनों पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है, ये राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके दादा हो पापा हो सब जापान में बड़े बड़े नेता रहे हैं। ये खुद भी 2012 से 2017 तक जापान में विदेश मंत्री के पद पर रहे हुए हैं और अब ये जापान में क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। फुमियो फुमियो किशिदा। ये इनका जन्म स्थान है हिरोशिमा शहर। क्या पीएम का काम 5 साल के लिए होता है ना? वो हिरोशिमा शहर से संबंधित है और चूंकि हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था इसलिए परमाणु हथियारों का कड़ा विरोध करते हैं। जापान में कैसा, जापान में क्या है? राजतंत्र है। कैसा राजतंत्र है? बहुदलीय है, द्विसदनीय बहुदलीय जैसा भारत में, द्विसदनीय जैसा भारत में, प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संवैधानिक जैसा कि भारत में है, लेकिन भारत में राजतंत्र नहीं है। वहां पे लोकतंत्र, इंग्लैंड में जैसे महारानी होती है, क्राउन होता है, वैसे जापान ने संविधान की सर्वोच्चता, भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता है, इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। एकात्मक मॉडल को अपनाया। मॉडल का मतलब है एक ही देश है जापान, उसमें कुछ नहीं है। भारत में संघात्मक है, यानी कि एक देश है भारत और फिर उसमें कई सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जापान में एक विधायिका होती है, जैसे भारत में संसद है वैसे वहां पे संसद है। कार्यपालिका है, जैसे भारत में प्रशासनिक पद है वैसे वहां पे भी प्रशासनिक और संवैधानिक पद है और न्यायपालिका शामिल है। जापान का सम्राट राज्य। ठीक है, क्लियर है? तो फुमियो किशिदा के बारे में जानकारी मिली कुछ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, और वहां पे प्रधानमंत्री सरकार और मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है। वहां के सम्राट के पास नाम मात्र के औपचारिक अधिकार होते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास इससे ज्यादा अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है बर्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावास दिवस, यानी बर्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। विश्व पर्यावास दिवस, विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है विश्व पर्यावास दिवस। मानवीय अधिकार पे ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के सभी नागरिक शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देना, सभी कस्बे अच्छे से बने, शहर अच्छे से बने। 1985 में शुरुआत की गई, सोमवार को मनाया जाता था। पहले कब मनाया जाता था? हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता था। पहली बार मनाया गया था 1986 और जिसकी थीम क्या रखी गई थी? शेल्टर इज माई राइट। शेल्टर इज माई राइट, यानी कि आश्रय मेरा अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है, यानी कि इस बार भारत में, अगली बार इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, फिर जापान में, फ्रांस में, साउथ कोरिया में, कहीं पे ऐसे। पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस मना था वो केन्या की राजधानी नैरोबी में मना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भाई दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, उनके पास आवास नहीं है या वो बेघर हैं। ठीक है, तो इसके लिए काम करने के लिए ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व का निर्माण क्या था? कार्बन मुक्त विश्व के निर्माण के लिए शहरी कार्रवाई में तीव्रता लाने पर केंद्रित है। भाई शहरों को दुनिया को कार्बन मुक्त करना है। ठीक है, ये समझ में आ गई सबके? विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखो मजेदार न्यूज देखते हैं। मजेदार न्यूज है पेंडोरा पेपर्स लीक। इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आ रहा है, जिसे लोग भगवान कहते हैं। वो टैक्स की चोरी कर रहा है। अन्य बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि क्या कर रही है? टैक्स की चोरी कर रही है, कर मचा रही है। ठीक है, हालांकि लड़कियां यदि एक क्लास में है हमारे में तो उसको बड़ा बुरा लगेगा कि सचिन ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लड़के ऐसे। ठीक है, इस
इसमें और जाते हैं, अभी तो और सारे नाम आ सकते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति। पेंडोरा पेपर्स लीक में 300 से अधिक भारतीय नाम शामिल है, 300 से अधिक, जिनमें 60 से अधिक प्रसिद्ध लोग भी हैं। आपने पनामा पेपर्स लीक मामला अमिताभ सुना था? बच्चन वाला सर? क्या था? हाँ, अमिताभ बच्चन हाँ वाला, जी, ऐश्वर्या राय वाला, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। इसमें पता है करते क्या है गोल्ड ये लोग? कंपनी खोली थी। इसमें पता है करते क्या है? एक ट्रस्ट बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? सीवन देश में। ऐसे देश में हाँ जब जी, इनको टैक्स फ्री टैक्स ही देते नहीं हैं। लगता ना, उन देशों में एक ट्रस्ट बना लेते हैं और 0 ट्रस्ट बना करके अपनी संपत्ति जो है उस ट्रस्ट में डाल देते हैं, और वहां पे उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है, बढ़ता भी रहता है। ठीक है, तो बेसिक खरबों की लगभग 12 मिलियन लीक फाइलें हैं। 14 दुनिया भर की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनकी लगभग 11.9 मिलियन फाइलें लीक हुई है। इनमें से देखिए कितनी, 29,000 ऑफ द सेल्फ कंपनी, ऑफ द सेल्फ कंपनी जो केवल कागज में होती है ना, उसको कहते हैं सेल्फ कंपनी, जो केवल कागज में है, जो वास्तविकता में है ही नहीं। 29,000। और निजी ट्रस्ट, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेते हैं ना, संस्था बना लेते हैं, व्यापारिक परिवारों और अति समृद्ध व्यक्तियों द्वारा ऑफशोर कंपनियों के साथ ट्रस्ट का उपयोग किया जा रहा है। और भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर कंपनी स्थापित कर ली, उसके उससे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट बना लिया। और कौन से देश में बनाते हैं? टैक्स हेवन देश में, जहां पर टैक्स बहुत कम होता है, नाम मात्र का होता है, ताकि टैक्स नहीं देना पड़े, पैसा भी बच जाए और कंपनी चलती रहे, और तो कंपनी का कागजों में चलती है। क्योंकि टैक्स हेवन कंट्रियों में कंपनी खोलने के लिए आपको वहां जाना जरूरी नहीं है, आप टैक्स हेवन कंट्रियों में केवल कागजों में भी कंपनी खोल सकते हो। ट्रस्ट को प्राय कहाँ, टैक्स हेवन जो देश है ना वहां पे स्थापित करते हैं। और ये पनामा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, हालांकि दुनिया भर के देशों ने क्या किया है, जो ऑफशोर जो संस्थाएं है ना, जो ऑफशोर मतलब होता है कि खुद के देश से बाहर जो भी कोई कंपनी बनाई जा रही है, अब ऐसे कानूनों को कड़ा किया है। इससे पहले भी पनामा और पैराडाइज पेपर्स लीक भी मामले आए थे, ये सब ऑफशोर संस्थाओं से भी शामिल थे। और अब इन नियमों को क्या किया जा रहा है, कड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब विदेशों में ट्रस्ट स्थापित करने के कारण क्या है, आखिर विदेशों में ट्रस्ट स्थापित करते क्यों है, क्या फायदा होता है? तो क्या होता है कि एक तो विदेशों में जो टैक्स हेवन कंट्री होती है ना, वो गोपनीय कानून बड़े ही सख्त होते हैं, वहां पे प्राइवेसी का बहुत सख्त ध्यान होता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि यदि मान लो मेरे पास 2 नंबर का पैसा है, अब मैं नंबर 1 को भारत में दिखाऊंगा तो उस पर टैक्स लगेगा, मुझे टैक्स चले जाते हैं तो डर लगता है यार मेरा इतना सारा पैसा सरकार टैक्स दे देगी। तो ये क्या करेंगे, अपने जो नंबर 2 के पैसा है उसको क्या करेंगे, कोई एक टैक्स हेवन कंट्री ढूंढेंगे, वहां पर एक कंपनी बनाएंगे, उसमें उस कंपनी में 8-10 लोग शामिल हो जाएंगे बचने के लिए, ताकि उनको संपत्ति पर टैक्स ना देना पड़े। इसके लिए क्या कर देंगे, अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट बना देंगे, भाई मैंने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी है, ट्रस्ट जो करेगा वो करेगा। ट्रस्ट क्या काम करते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, आम आदमी की मदद करेंगे, लेकिन ये ट्रस्ट का सारा पैसा खुद ही यूज करते रहे। ठीक है, समझ में आया? अब इसके अलावा और क्या क्या फायदा विदेशों में और क्या क्या होता है, इसके अलावा देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है जिसका नाम है LRS, लिबरल रेमिटेंस स्कीम। इसके तहत एक व्यक्ति एक साल में केवल 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का ही निवेश कर सकता है। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919, ठीक है, और उसके तहत जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही भेज सकते हैं। ठीक है, और विदेशी क्षेत्राधिकार में जो टैक्स है, तो भारत में कितना टैक्स है, 30% है, लेकिन विदेशों में टैक्स क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से विदेशों में अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं। अब सरकार इन चीजों को रोकने के लिए क्या क्या कोशिश कर रही है, तो सरकार मेहुल चौकसी, ठीक है, नीरव मोदी और ललित ललित मोदी और ललित मोदी और कौन सा था वो, रिजर्व मालिक का क्या नाम था, विजय माल्या, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, GST इसको कहते हैं, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, काला धन कर अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम, ये कुछ निवारण अधिनियम सरकार ने बनाए कानून, ताकि ये जो फर्जी जो पैसा जा रहा है, फर्जी कंपनियां बन रही है, इनको रोका जा सके। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या क्या मिल रहा है भारत को, एक तो दोहरा कराधान प्रबंधन, ये भारत में कई सारे देशों के साथ कर रखा है। सूचना का स्वचालित आदान प्रदान, कई सारे देशों के साथ भारत में सूचना आदान प्रदान करता है, जैसे यूएसए के साथ करता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कानून बनाए हुए हैं जिनके तहत इनको करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ महारथी होते हैं जो हमसे ही पैसा कमाते हैं, भारत की जनता का पैसा हमसे पैसे कमाते हैं और उस पैसे को विदेशों में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, फिजियोलॉजी और TCS के लिए तो बहुत ही ज्यादा। हाल ही में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को तापमान एवं क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में आंख नाक कान जो सुनते समझते बोलते हैं, उनके फील्ड में अच्छा काम किया है, रिसर्च किए, जिसके लिए इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021।
इन्होंने टीआरपी B1 की खोज की, B1 की खोज की है, जो कि एक हीट जूलियस के निष्कर्ष के स्थितियों पर आधारित है कि कुछ कोशिकाएं कैप्साइसिन में प्रतिक्रिया करते हैं। कैप्साइसिन क्या है? वो अणु है जो मिर्च को उसका स्वाद देता है, ठीक है। और अर्डेन पटापाउटियन ने क्या किया है? इन्होंने 2 यंत्र संवेदी आयन चैनलों की खोज की है, जिनको पीछे लिया गया है, जिसका अर्थ है दबाव, और इन्हें सेलुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है, जो हमारी त्वचा पर एक यांत्रिक बल को विद्युत तंत्र का संकेत को क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई मिलाकर के ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो स्टीफन एल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी वसीयत थी, तो 1895 में 5 करोड़ दिया जाता है, और प्योर फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन 1909 में स्थापित एक संस्थान है, और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी थी कि भाई मेरी वसीयत में जो पैसा है वो नोबेल के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। और रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और इनमें दिया जाता है। पहली बार अवार्ड दिया 1901 में। में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वरिजस फिक्समैन की, यानी कि अर्थशास्त्र नोबेल कब स्थापित हुआ? 1959 में, बाकी 1901 से चल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आज की लास्ट न्यूज भी है, और आज की लास्ट न्यूज है टैक्स इंस्पेक्टर्स PIWBP सहयोग और विकास संगठन OECD ने सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है? अगले 12 महीनों में भारत का लक्ष्य क्या है कि जो ऑडिट करने की जो तरीके होते हैं उनको, जो सेशल्स जो देश है उसके साथ हम सहयोग स्थापित करेंगे, वहां पे हम ऑडिट करेंगे, उनको ऑडिट करना सिखाएंगे। ये 6वां कार्यक्रम है। ये इससे पहले 6 शुरू हो चुके हैं। 5वां जो शुरू किया गया था वो भूटान के साथ शुरू किया गया था जून 2021 में। यानी भारत क्या करता है? अलग अलग देशों के साथ में क्या करता रहता है? ये प्रोग्राम चलाता है, जिसमें भारत के टैक्स इंस्पेक्टर जाते हैं, उस देश के टैक्स इंस्पेक्टर मिलते हैं, दोनों मिलकर के ऑडिट वगैरह करने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे नहीं करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो सब शुरू की गई पहल है। OECD और UNDP के द्वारा शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या है? अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया के जो विकासशील देश है वहां पे टैक्स के जो विशेषज्ञ इंस्पेक्टर होंगे उनको नियुक्त करते हैं, ताकि एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है। और दुनिया के सबसे कम विकसित देश है, वहां पर इनसे फायदा हुआ है, घरेलू संसाधन जुटाने में मदद मिली है, टैक्स की चोरी रोकने में उनको काफी मदद इससे मिली, ठीक है। तो आज की इतनी ही न्यूज है हमारी, ठीक है। जो भी क्लास में आए और जो नहीं क्लास में आए, यदि आए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आए हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये क्लास कितने बजे होती है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मैं क्लास शुरू करता हूँ 7:30 का शुरू कर देता हूँ लगभग, और लेकर के चल सकते हो, ठीक है। प्लस तो माइनस तो नहीं होती, मतलब प्लस ही होती है, यानी कि 7:30 बाद ही होती है, पहले कभी नहीं होती है, अक्सर करके नहीं होती है, पहले बाद में होती है। ओके सर। और कोई आए चाहे नहीं आए, मैं क्लास शुरू कर देता हूँ रिकॉर्डिंग चालू करके, ताकि यूट्यूब पे डाल सकूँ। अभी क्या है कि मेरे नए कितना ठीक है, डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लास ले सकूँ, इसलिए मैं ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। Good night.